बच्चों एक नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने हम जा रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 1 है इसका। तो सबसे पहले बिगनिंग में यहाँ पे चैप्टर में लिखा हुआ सीक्वेंस एंड सीरीज है ना। कई जगह चैप्टर प्रोग्रेशन से भी लिखा रहता है, कई जगह अलग अलग नाम से दिखेगा आपको, है कि नहीं, सीरीज लिखा हुआ मिलेगा। तो पहले ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं अलग अलग, सीक्वेंस क्या होता है, फिर प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इसके बारे में एक हल्का सा जानकारी लेते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इज दैट क्लियर? तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जैसे एक सक्सेशन ऑर्डर में अगर कोई टर्म्स चल रहे हैं, है ना, विथ डेफिनेट रूल, कुछ रूल को फॉलो करता हुआ अगर वो चलते जा रहा है, सारे टर्म्स हमको मिलते जा रहे हैं आगे बढ़ते बढ़ते, तो उसको हम बोलते हैं व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस, है कि नहीं, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ढंग से देखें तो क्या है कि एक रूल के अकॉर्डिंग, है ना, एक कोई रूल है, उस रूल को फॉलो करता हुआ अगर सारा टर्म्स आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसके सारे टर्म्स एक रूल के अकॉर्डिंग डिफाइंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस जैसा कि आप देख रहे हैं स्पेलिंग लिखा हुआ है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में क्या होता है? द सक्सेशन ऑफ द टर्म्स विच फॉलो सम डेफिनेट रूल, है ना, उसके टर्म्स या तो रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, है ना, रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, ये फर्क नहीं पड़ता है ना। तो सीक्वेंस, द सक्सेशन ऑफ द टर्म्स, द सक्सेशन of the terms, succession of the terms which follow some definite rule, definite rule whose terms may be real or complex, whose terms may be real or complex। सही बात है। तो यहाँ से ये इसका डेफिनेशन है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे सीक्वेंस ऑफ जैसे मान लो ऑड नंबर है, सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल्स बोल देते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल्स कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा, है ना। जैसे अगर बात करें सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, तो सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर का सीक्वेंस, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इवन है दैट इज 2 है, उसके बाद 3, फिर क्या आएगा? 5, 7, और ऐसे करके चलता जाएगा। फिर आगे बहुत सारे टर्म्स आएंगे कि जो प्राइम नंबर होंगे। तो इस तरीके से क्या है कि हम एक सीक्वेंस का डेफिनेशन देख लिया। नाउ सीक्वेंस के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आता है दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जिसका nth टर्म अगर हम nth टर्म को एक फॉर्मूले से अगर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जैसे जिसका nth टर्म एक जनरल रूल को फॉलो करता हो, सम मैथमेटिकल फॉर्मूला को अगर फॉलो करता हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन, है ना। तो इसका मतलब प्रोग्रेशन जो है स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में अगर इसका डेफिनेशन देखें तो प्रोग्रेशन मतलब दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस whose nth term is that Tn can be represented by some mathematical formula, सब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे एज फॉर एग्जांपल चाहे इसको ऐसे भी बोलते हैं
दिस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। जैसे nth टर्म अगर लिखे tn इक्वल टू क्या होगा, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है दिस इज 2n माइनस ऑफ 1 वेयर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, इसका nth टर्म इससे है। तो जैसे n का वैल्यू अगर 1 से, काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, तो इसमें सारे टर्म्स क्या क्या मिलेंगे हमें, इसमें मिल जाएगा 1 कॉमा फिर 3 फिर 2 रखेंगे 3 मिलेगा, 3 रखेंगे 5 मिलेगा, फिर ऐसे 7 मिलेगा और ऐसे करके ये चलता जाएगा। डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें, है कि नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है। अब यहाँ से अगर बात करें, जैसे मान लो एक प्रोग्रेशन है जिसमें ये इस तरीके का फॉर्मूला दिया n बाई मान लो नीचे n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है एंड वेयर n बिलोंग्स टू द समथिंग नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे n का वैल्यू जब हम रखेंगे तो n का वैल्यू कहाँ से रखना चालू करेंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू n तक रखेंगे। तो ये हमें इस तरीके से मिलता जाएगा, क्या क्या मिलेगा, 1 पे मिलेगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1, फिर 2 पे क्या मिलेगा 2 बाई 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 1, 3 पे 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 1, 4 बाई 4 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और इस तरीके से ये टर्म्स आता जाएगा। इसका कैलकुलेशन चाहे तो आप कर सकते हैं, 1 बाई 2 आएगा, 2 बाई क्या आएगा 5 आएगा, 3 बाई क्या आएगा, इसी प्रकार से 10 आ जाएगा, फिर 4 बाई ये कितना आएगा 17 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर डेफिनेट रूल से, डेफिनेट मैथमेटिकल फॉर्मूला से अगर हम nth टर्म को रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो उसको हम बोलते हैं एक प्रोग्रेशन है ये। इज दैट क्लियर? तो सीक्वेंस क्या है समझ में आ गया हमें, फिर प्रोग्रेशन क्या है समझ में आ गया। प्रोग्रेशन को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है दिस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इज दैट क्लियर? चाहे मोर क्लियरली, ये इसका अच्छा सा डेफिनेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या डेफिनेशन में उतना नहीं फंसना, ये सब बेसिक चीजें हैं, इस पर कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस ये जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज। तो सीरीज क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस का सारे टर्म्स का अगर हम सम कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरीज, है कि नहीं। तो सीरीज का डेफिनेशन भी हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज द सीरीज, सीरीज क्या है उसको डिफाइन कर लेते हैं। सीरीज का मतलब, सीरीज ये है कि the sum of all the terms of sequence. Series is the sum of all the terms of a sequence. किसी भी सीक्वेंस के सारे टर्म्स का अगर सम कर देंगे तो इसका मतलब वो एक सीरीज कहलाएगा, है कि नहीं। द सीरीज इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो इसका मतलब ये है जैसे t1 प्लस ऑफ t2 प्लस t3 सारे टर्म्स का अगर एडिशन कर देंगे तो दिस विल बी कॉल्ड द सीरीज सम। सम करना ही सीरीज कहलाता है कि नहीं। तो इसमें कोई समस्या और आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कुछ बातें हैं जो कुछ जनरल बातें हैं जिसके ऊपर हम चर्चाएं करना चाहेंगे। तो Sn का मतलब है सम अप टू n टर्म्स, शुरुआत से स्टार्ट होना फर्स्ट से लेके n तक का सम है। यहीं पे कुछ बातें हम कर लेते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर बात करते हैं कि फॉर दिस इज कॉल्ड द Sn, है कि नहीं। फॉर एनी सीरीज इट्स Sn इज इक्वल टू क्या है, दिस इज t1 प्लस ऑफ t2 प्लस t3 अप टू कहाँ तक है ये, दिस इज tn माइनस 1 प्लस ऑफ tn है ना, n तक टर्म्स का सम है ये। अगर हम इसी में Sn माइनस 1 अगर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, सम अप टू n माइनस 1 टर्म्स। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू कहाँ तक चलेगा ये, सम अप टू n माइनस 1 टर्म्स तक, है कि नहीं। अब अगर दोनों को माइनस कर लेते हैं, दोनों को अगर माइनस कर लेंगे तो दिस विल बी Sn माइनस ऑफ 1 इक्वल टू, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, लास्ट में ये और ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो क्या बचेगा, दिस विल बी Tn। तो दिस इज कॉल्ड द Tn का यही फॉर्मूला होगा। और फॉर एनी सीरीज ये वैलिड रहेगा। ये भी ध्यान रखना है कि दिस इज Tn इक्वल टू Sn माइनस ऑफ 1 इज वैलिड फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ सीरीज। किसी भी सीरीज के लिए अगर हमें Sn पता है तो इसका Tn हम लिख सकते हैं, दैट इज Sn माइनस ऑफ 1। Sn इज द फंक्शन ऑफ n, Sn माइनस 1 इज द फंक्शन ऑफ n माइनस 1। दोनों को माइनस कर देंगे तो सिंपली वी विल गेट द Tn, इसका nth टर्म हमें मिल जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज है, सही बात है कि नहीं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम बात कर लें, अब ये सब चीजें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आगे चल के यूज होगा। तो दैट्स वाई क्या है कि आप इन सब चीजों को एकदम ध्यान से अभी से
देखते रहे कि आपको कोई परेशानी की बात ना हो, है कि नहीं। जैसे अगर हमें एसन लिखना हो कि फॉर एनी सीरीज इफ टी एन इज नोन, फॉर एनी सीरीज इफ टी एन इज नोन, अगर उसका टी एन नोन है तो देन एस एन इक्वल टू क्या होगा, देन एस एन मतलब सिग्मा ऑफ दिस इज टी एन हो जाएगा। टी एन का मतलब यहाँ पे समेशन 1 इक्वल टू एन, 1 से n तक जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब एस एन इक्वल टू क्या है, सम ऑफ n टर्म्स एट t1 प्लस t2 प्लस t3, और ऐसे ही करके ये चलता जाएगा, tn तक का सम है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि ये सम निकल के आएगा। इज दैट क्लियर। इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आना चाहिए आपको, एकदम आसान आसान चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बस क्या है कि ध्यान देते हुए चलना है। ध्यान देते हुए चलना मतलब यह है कि इसमें आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अजीब सा क्या लिख दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि for a series if tn is given by 2n square minus of 5n, इस तरीके से है कि नहीं। then find first 5 terms। तो फर्स्ट 5 टर्म्स अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू रखना चालू करेंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। जैसे n इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो इसमें हमें मिल जाएगा क्या, इसमें मिल जाएगा n इक्वल टू 1 पे t1 मिल जाएगा, तो t1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस ऑफ 5 दिस विल बी माइनस ऑफ 3। t2 अगर निकालना हो तो 2 इंटू दिस विल बी 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 2। तो ये कितना आएगा, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 10 दैट इज माइनस ऑफ 2 होगा। सही बात है। नाउ सी हेयर, तो ये हो जाएगा। नाउ t3 अगर निकालेंगे तो t3 क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू दिस इज 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 3 आएगा। सही है, सत्य वचन है। अब यहाँ से जो कैलकुलेशन हमें दिख रहा है, क्या है कैलकुलेशन, 9 इंटू 2 दैट इज 18 माइनस ऑफ 15 दैट इज इक्वल टू कितना है, 18 माइनस ऑफ 15, 18 माइनस 15 इज माइनस प्लस ऑफ 3 है। सही बात है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम जैसे t4 अगर निकालेंगे, t4 मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 हो जाएगा। सत्य वचन है। अब यहाँ से चाहे तो 4 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 5 बचेगा। तो ये कितना आएगा कैलकुलेशन, 8 माइनस ऑफ 5 दैट इज 3 इंटू 4 इज व्हाट, दैट इज 12 हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर t5 अगर निकालेंगे तो t5 निकालेंगे तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 ये बाहर होगा तो 2 इंटू 5 इज व्हाट, 2 इंटू 5 इज 10 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज 5 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कितना आएगा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं जितना भी टर्म्स निकालो। तो शुरुआत के जो 5 टर्म है -3 -2 3 और 25 आया। ये तो बच्चों वाली बात है कि फीलिंग करने वाली बात है कि एक्चुअली जो अभी हम कर रहे हैं दैट जस्ट एक फीलिंग है, एक फीलिंग कर रहे हैं, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे लेट सपोज दैट, अब जैसे कोई भी क्या है कि अब अपने को पढ़ना क्या क्या है पहले वो जानना जरूरी है। जैसे सिलेबस का पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, वैसे सीक्वेंस एंड सीरीज का दुनिया बहुत बड़ा है। तो लेकिन क्या सारे टाइप के सीक्वेंस हमें पढ़ने हैं, तो सारे टाइप का सीरीज पढ़ना नहीं। प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने देखा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब उसका nth टर्म जो है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म बाय ए मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे, है कि नहीं। तो एपी जीपी एचपी, उसके बाद जो है सिलेबस में कुछ मिसलेनियस टाइप के सीक्वेंसेज हैं, तो उसको भी हम देखेंगे, है कि नहीं। फिर सिग्मा नोटेशन है। तो कुल मिला के यही अपने को पढ़ना है। फिर एपी में क्या क्या पढ़ना है, तो एपी में जैसे सिंपल nth टर्म निकालना आना चाहिए, फिर सम निकालने आना चाहिए। फिर उसके बाद अगर सम nth टर्म और सम निकालने के लिए आ गया तो फिर अर्थमेटिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या क्या प्रोग्रेशन में है, तो प्रोग्रेशन में क्या क्या पढ़ना है वो समझ लेते हैं। तो प्रोग्रेशन में अपने को पढ़ना है, एक तो एपी पढ़ना है, फिर उसके बाद जीपी पढ़ना है,
फिर उसके बाद HP पढ़ना है ना। उसके बाद कुछ मिसलेनियस आएंगे इसमें, है ना, मिसलेनियस। हाँ, तो उसके बाद हमें कुछ पढ़ना है मिसलेनियस टाइप का। तो AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक बात है क्या? तो मैं लिख देता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर GP का मतलब है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद है ये HP का मतलब है दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बाकी मिसलेनियस में जैसे सिग्मा हो गया, अलग काइंड्स के और भी बहुत सारे सीरीज होंगे, वो सब आ गए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे AP से, AP से इस कार्यक्रम को हम स्टार्ट करेंगे। तो AP से सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो हेडिंग डालते हैं अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डेफिनेट रूल पहले क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, हाउ दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये होता है वो प्रोग्रेशन जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड रिमेन कांस्टेंट, है कि नहीं। दिस इज ए सीक्वेंस इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, है कि नहीं। तो यही इसका बेसिक डेफिनेशन है कि नहीं। तो इसका बेसिक डेफिनेशन है कि डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is constant, है कि नहीं। कोई भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि दिस इज Tn माइनस ऑफ दिस इज Tn माइनस 1 इक्वल टू समथिंग कॉमन डिफरेंस D के इक्वल आएगा, है कि नहीं। तो ये इस टाइप से इस रूल को फॉलो अगर करता है कोई, अगर सीक्वेंस है, कोई प्रोग्रेशन है, मतलब Tn का मतलब क्या है, nth टर्म है, Tn माइनस 1 का मतलब उससे जस्ट एक पिछला टर्म है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज D के इक्वल आएगा। कहने का मतलब यह है जैसे n का वैल्यू इसमें 2 डालेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा, T2 माइनस ऑफ T1 इक्वल टू D। फिर अगर 3 डालेंगे तो क्या दिखाई देगा, 3T3 माइनस ऑफ T2 इक्वल टू, ये भी D आएगा। फिर इसी प्रकार से अगर हम इसमें n का वैल्यू 4 डालेंगे, T4 माइनस ऑफ T3 इक्वल टू D आएगा। फिर ऐसे ही इसमें n का वैल्यू n डाल देंगे तो Tn माइनस ऑफ Tn माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, ये भी D के इक्वल आएगा। अब समझ के देखिए, सबको अगर हम ऐड कर देते तो उससे हमें कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ निकल के आएगा। जैसे अगर देखें तो ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, फिर ये अपने अगले से कैंसिल होगा, फिर ये भी अपने पिछले से कैंसिल होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब सबको अगर ऐड कर दे तो ऐड कर देंगे तो इस तरफ क्या बचेगा, Tn माइनस ऑफ T1, है कि नहीं। Tn माइनस ऑफ T1 दिस इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे देखिए D प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ये कितनी बार ऐड हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से देखना चालू करें हम, 1 2 3 4 अप टू n माइनस 1 है, मतलब ये D का एडिशन n माइनस 1 टाइम्स है। तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहीं से Tn इक्वल टू आ गया, दिस इज T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इफ अगर बात करते हैं, इफ T1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इक्वल टू a है, तो देन Tn का जो फॉर्मूला हो जाएगा, देन Tn इक्वल टू हो जाएगा दिस इज a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी, मतलब nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका फॉर्मूला जो है दिस इज द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का ये फॉर्मूला है कि नहीं। तो इसको हम मोर स्पेसिफिकली लिखेंगे, दिस इज द nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है। सही बात है कि नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एपी सीरीज के लिए कोई भी टर्म का अगर हमें जानकारी चाहिए तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो उसका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। डी मतलब, डी को बोलते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, वेयर डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। सही बात है, डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे n का वैल्यू पता होना चाहिए, कौन सा टर्म हम निकालने जा रहे हैं।
जैसे 10th टर्म निकालेंगे तो 10 माइनस 1 यहाँ 9 आएगा, तो a प्लस 9d हो जाएगा। सेकेंड टर्म मतलब a प्लस d होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इसका जो टर्म होगा, इसका जो सक्सेसिव टर्म्स क्या होगा, जैसे AP के टर्म्स को अगर लिखना हो, द टर्म्स ऑफ AP विल अपीयर इन दिस फॉर्म। देखो टर्म्स ऑफ AP अगर बात करें, टर्म्स ऑफ एन AP, तो AP का पहला टर्म अगर A है तो अगला टर्म क्या होगा, A प्लस D होगा। फिर उसका अगला टर्म क्या होगा सर, A प्लस 2D होगा। फिर अगला टर्म क्या होगा, A प्लस 3D होगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या होगा, A प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी होगा, है कि नहीं। क्योंकि TN का जो फॉर्मूला था A प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी था, इसी में n का वैल्यू 1 से रखना चालू करेंगे, क्योंकि प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन में n का वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होता है। काउंटिंग करना हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं। तो दैट्स वाई क्या है कि ये T1 है, दिस इज द टर्म T1। ये क्या कहलाएगा, T2। ये क्या कहलाएगा, T3। इसी प्रकार से ये क्या कहलाएगा, T4। और ऐसे ही करके ये क्या कहलाएगा, TN कहलाएगा। तो ये सब सारे टर्म्स हैं AP के। कोई समस्या है क्या इस पे? बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम बहुत सारे, देखिए AP हमें कई जगह दिखाई देता है अपने जीवन में। अगर हम बात करें तो AP जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, जैसे इवन नंबर, सारे इवन नंबर्स, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स। देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे इवन नंबर्स का अगर सेट देखें तो इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल्स बोल देते हैं इसको, ज़्यादा सही रहेगा। दिस इज इवन नेचुरल्स। तो इवन नेचुरल्स कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे अगर बात करते हैं तो 2, 4, फिर क्या होगा 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके चलता जाएगा। क्या है कि एपी सीरीज है ये, बिल्कुल एपी सीरीज है। इस दोनों का डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है ना, ऐसे करके चलता जाएगा। जैसे ऑड नेचुरल्स भी अगर बात करें, जैसे ऑड नेचुरल्स, तो ऑड अगर नेचुरल्स अगर बात करें, ऑड नेचुरल्स, तो ऑड नेचुरल नंबर में भी हमें दिखाई देगा ये चीज। क्या दिखाई देगा, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे करके चलता जाएगा। देखिए आप यहाँ पे ये सब बीच का कॉमन डिफरेंस 2 दिखाई दे रहा है ना, 2 है, 2 है, 2 है, सबके बीच का डिफरेंस 2 हुआ। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे मल्टीपल ऑफ 6 लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 6 से स्टार्ट करेंगे तो मतलब 6 का टेबल पढ़ते जाइए, 6, फिर 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, तो ये 6 है। फिर 6 इंटू 2 क्या होगा, 12 आएगा। फिर क्या होगा, 18 आएगा। फिर क्या आएगा, 24 आएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे भी देखिए तो ये भी एक एपी सीरीज है ना, एपी में दिख रहा है अब हमें, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है। तो इस टाइप का जो टर्म है हमें जीवन में कई बार कई जगह दिखेगा। तो दैट्स वाई अब इस पे जैसे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सही बात है। तो चलिए एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। तो इन एन एपी सीरीज, क्वेश्चन ये है, दिस इज एज एग्जाम्पल, बोला जा रहा है कि इन एन एपी सीरीज, if third term is 4 times the first term, is 4 times the first term, 4 times the first term, and its sixth term is 17, then find the series. जैसे कोई एक एपी सीरीज है, if the third term is 4 times the first term and its sixth term is 17, then find the series. सीरीज पता करना है, तो सीरीज पता करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, मतलब दो अननोन, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस किसी भी सीरीज के लिए, एपी सीरीज के लिए अगर हमें जानकारी हो कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो उसका कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, एनएस टर्म निकाल सकते हैं। तो आप पहला मोटिव यही है कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है कि नहीं। तो इसको आप ट्राई करिए, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग कर लिए होंगे, है कि नहीं। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, ए, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी मान लें, सही है।
तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी मान लेंगे, तो इसका nth टर्म क्या होगा, Tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो जाएगा। तो अब यहाँ से बोला जा रहा है तो थर्ड टर्म, तो पहले तो थर्ड टर्म लिखे यहाँ पे, तो T3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस ऑफ क्या होगा 2d होगा, है कि नहीं। इज 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, तो जो गिवन है एंड इज 6 टर्म इज 17, तो चलो 6 टर्म में निकाल लेते हैं। तो a प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 17। अब नाउ जो गिवन है ये कि T4 थर्ड टर्म T3 इक्वल टू दिस इज गिवन क्या है, T3 इक्वल टू इज 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, तो 4 टाइम्स ऑफ T1 का मतलब a, T3 मतलब a प्लस ऑफ 2d इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो एक तो इक्वेशन ये है अपने पास और दूसरा इक्वेशन ये है, और अननोन कितने हैं, 2 है, a और d अननोन्स हैं। क्या a और d अननोन हम यहाँ से अब फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसको अगर हम इस तरफ लेके चले जाए तो ये क्या होगा, 3a इक्वल टू हो जाएगा 3a इक्वल टू 2d हो जाएगा, है कि नहीं। तो a इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2/3 टाइम्स ऑफ d आ जाएगा। एक तो ये रिलेशन आ गया। अब a का जो वैल्यू है 2/3 टाइम्स ऑफ d, अगर हम यहाँ पे उठा के रख दे तो दिस इज 2/3 टाइम्स ऑफ d प्लस ऑफ 5d, दिस इज इक्वल टू 17 हो जाएगा, है कि नहीं। तो दिस इज 17/3 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू 17, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर d का वैल्यू देखे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो d का वैल्यू अगर 3 है तो a का वैल्यू क्या आएगा निकल के, तो दिस इज a इक्वल टू 2 निकल के आएगा। तो a का वैल्यू 2 निकल के आ गया, d का वैल्यू 3 है, तो a इक्वल टू 2 और d का वैल्यू अगर 3 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस सीरीज का अगर वैल्यू लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। तो सीरीज क्या हो जाएगा, तो दिस सीरीज विल बी फर्स्ट टर्म इज 2, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस है a प्लस डी, तो a प्लस डी मतलब करेंगे तो ये 5 आएगा, फिर कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे 8 आएगा, फिर कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे 11 आएगा। तो दिस विल बी द सीरीज ऑफ दिस एपी सीरीज। और ऐसे करके आगे भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा और प्रॉब्लम करते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन ये गिवन है, नाउ क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस। एग्जांपल के तौर पे ये दिया हुआ है कि इफ m टाइम्स ऑफ mth term of AP, m times of mth term of an AP is equal to n times of nth term, then find t of m plus of nth term। क्या होगा, मतलब m प्लस nth टर्म, t मतलब टर्म है ना, और कौन सा टर्म m प्लस nth टर्म फाइंड आउट करना है कि नहीं। अब क्वेश्चन का जो गिवन कंडीशन है उसको अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन में क्या एक्चुअली पूछ क्या रहा है और क्या गिवन है, दोनों में एक इक्वेशन के थ्रू सामंजस्य बैठाने का कोशिश करिए आप। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ये, ठीक है बच्चों, तो यू कैन डू इट, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, m और n आपस में इक्वल नहीं है, ये चीज मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। तो आप एक बार अटेम्प्ट करिए, क्या आ रहा है आपका आंसर। तो बच्चों हमें लग रहा है कि आपने अटेम्प्ट किया होगा एंड वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन ये है कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म, तो m टाइम्स ऑफ mth टर्म दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, यही है क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे अगर लिखे तो दिस इज m टाइम्स ऑफ mth टर्म, क्या लिखेंगे, तो सर a प्लस ऑफ m माइनस 1 इंटू डी लिखाएगा, फिर n टाइम्स ऑफ nth टर्म, तो दिस विल बी a प्लस ऑफ n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी होगा। सच्ची बात है। अब इसको अगर हम इस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये क्या दिखाई देगा, दिस विल बी am प्लस ऑफ दिस इज m स्क्वायर माइनस ऑफ m इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल टू an प्लस ऑफ क्या होगा, दिस इज n स्क्वायर माइनस ऑफ n इंटू डी हो जाएगा। सबको अगर हम एक तरफ लेके आएंगे तो ये क्या दिखाई देगा, a टाइम्स ऑफ हो जाएगा m माइनस ऑफ n प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज m स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस ऑफ n इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब समझिए इसमें
कि ये है क्या, ये टर्म और यहाँ से ये दोनों टर्म, फिर उसके बाद ये दोनों टर्म कॉमन अगर ले ले तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ m माइनस ऑफ n प्लस ये हो जाएगा m माइनस ऑफ n, इनटू में क्या हो जाएगा m प्लस ऑफ n, और ये माइनस टाइम्स ऑफ m माइनस ऑफ n, और ये इधर बाहर क्या है, ये दिस इज d इक्वल टू 0 है। अब समझिए इसमें कि m माइनस ऑफ n, m माइनस ऑफ n, m माइनस ऑफ n, इस सब में से अगर कॉमन ले ले बाहर तो हमें ये टर्म क्या दिखाई देगा, इसको मैं इधर लिखता हूँ, अलग से लिखता हूँ कि ये अगर बाहर कॉमन ले लिया जाए तो दिस विल बी a टाइम्स क्या क्या है m माइनस n, अच्छा m माइनस n कॉमन ले लेते हैं, दिस इज, तो ये हो जाएगा m माइनस ऑफ n इंटू दिस इज a प्लस, पहले वाले में क्या बचेगा a प्लस, दूसरे वाले में m प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू d, दिस इज इक्वल टू 0। अब सोचने वाली बात ये है कि दोनों का प्रोडक्ट, अब एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये इक्वल टू 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में शुरुआत में बोला ये गया था कि m इज नॉट इक्वल टू n है, m इज नॉट इक्वल टू n है, तो मतलब दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो मजबूरी में इसी को 0 होना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा a प्लस ऑफ दिस इज m प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। इसको आप रीड करिए ध्यान से कि ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है सर, t ऑफ m प्लस ऑफ n, तो फॉर्मूला लिखा है, तो t ऑफ m प्लस ऑफ n इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, है कि नहीं। तो बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम था जिसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, टेक्निक क्या है, टूल्स क्या है, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट जैसे अगर बात कर ले, इस टाइप से पूछते कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स divisible by 3 from 1 to 1000, ठीक है ना, 1 से लेके 1000 तक में कितने नेचुरल नंबर होंगे जो डिविजिबल बाई 3 आएगा, है कि नहीं। फिर अगर पूछ ले कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई, लेट सपोज दैट 5 पूछ ले फ्रॉम 1 to 1000, फिर इसके बाद पूछ ले कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स which are divisible by 3 and 5, है कि नहीं, या 3 और 5, इस तरीके की बहुत बातें पूछी जाती है। तो अब इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम छोटा छोटा प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं करना। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ naturals divisible by naturals from 1 to 1000, फ्रॉम देखो दो लैंग्वेज यूज किया जाता है, एक होता है फ्रॉम और एक होता है बिटवीन, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर फ्रॉम लैंग्वेज यूज करता है तो इसका मतलब क्या होगा और बिटवीन का मतलब क्या होगा। तो फ्रॉम का मतलब है इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, है कि नहीं, इसका मतलब है इंक्लूडिंग एंड पॉइंट, ठीक है। और बिटवीन अगर यूज करता है तो इसका होता है एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो फ्रॉम 1 to 1000 which are divisible by फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट बोल देते हैं डिविजिबल बाई 3, बी पार्ट, इसी में बी पार्ट बोल देते हैं डिविजिबल बाई 5, है कि नहीं, सी पार्ट बोल देते हैं 3 और 5, ठीक है नहीं, या तो 3 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो। तो ये पहले 3 and 5 निकाल लीजिए, ज़्यादा सही है, 3 and 5 कर लीजिए पहला, और फिर उसके बाद कर लेते हैं 3 और 5 कर लेते हैं। ये 4 स्टेप में क्वेश्चन करते हैं 1 by 1 करके। पहला पार्ट का आंसर क्या होगा, दूसरे पार्ट का क्या होगा, तीसरे पार्ट का क्या होगा और चौथे पार्ट का आंसर क्या होगा। तो आप एक बार ट्राई करिए, इसको निकालने का कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप क्या सोचते हो क्या करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, बहुत ही टफ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट करिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हाँ तो बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, आपने अगर कर लिया होगा तो वेल एंड गुड। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले अगर 3 से डिविजिबल की बात करें तो इसका पहला नंबर क्या होगा, 3 ही आएगा, फिर अगला क्या आएगा 6 आएगा, फिर अगला क्या आएगा 9 आएगा। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो क्या है, एक एपी सीरीज बना रहा है। कॉमन डिफरेंस देखें तो यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ पे भी क्या है 3 है। तो कॉमन डिफरेंस सक्सेसिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका nth टर्म अगर लिखेंगे tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो जाएगा। तो दिस विल बी 3n आएगा, है कि नहीं। अब नाउ सी दैट कि जो इसका nth टर्म है, ये जो 1000 है tn इज लेस देन और इक्वल टू 1000, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 3n इज लेस देन और इक्वल टू 1000 आएगा। तो यहाँ से n इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से n इज लेस देन और इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 3 है। तो आप समझिए इसमें क्या है कि n इज लेस देन और इक्वल टू 300 कितना हो जाएगा 33.33 आएगा। इसी प्रकार से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब समझने की बात यह है कि n का मैक्सिमम नेचुरल वैल्यू क्या होगा जो इसको सेटिस्फाई करे, क्योंकि यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर है। तो मतलब n का मैक्सिमम नेचुरल वैल्यू क्या होगा जो यहाँ पे रखेंगे तो वो 1000 से छोटा आएगा। तो सर n मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, n मैक्स तो इक्वल टू 333 होगा। मतलब जो nth टर्म जो tn आया तो 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक सेटिस्फाई करेगा, 333 तक करेगा। तो इसका मतलब ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होगा फ्रॉम 1 to 1000, तो सर 333 ही होगा। नाउ ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अगर यही आंसर मैच कर रहा है तो ठीक बात है। नाउ ऑप्शन सेकंड पार्ट जो है तो सेकंड पार्ट में 5 से डिविजिबल पूछ रहा है। तो 5 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे 5 है, फिर अगला नंबर 10 है, फिर अगला नंबर 15 है और ऐसे करके चलता जा रहा है। इसका भी क्या एक एपी सीरीज बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो इसका nth टर्म अगर लिखेंगे तो tn विल बी इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, दिस इज 5 प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी। तो ये कितना आएगा 5n आएगा। नाउ सी हियर कि tn मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1000 होना चाहिए। तो इसका मतलब 5n मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1000 आएगा। तो यहाँ से n इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 200 आएगा। तो इसका मतलब n का जो वैल्यू है 200 से छोटा या उसके इक्वल रहेगा, क्योंकि खुद ही इंटीग्रल वैल्यू है। तो मतलब n का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 200 है। तो इसका मतलब इस केस में अगर बात करें तो n मैक्स कितना है, दैट इज इक्वल टू 200 है कि नहीं। तो ये इस प्रकार से आ गया। अब नाउ सी वाले पार्ट में 3 and 5 पूछ रहा है। मतलब ऐसे नंबर्स जो 3 से भी डिविजिबल हो एंड 5 से भी डिविजिबल हो, है कि नहीं। तो 3 and 5 अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 3 and 5। तो सर एलसीएम ऑफ 3 and 5, ठीक है 3 and 5 क्या होता है, दोनों प्राइम नंबर है तो ये 15 हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्ट 15 आया। तो 15 से जो डिविजिबल नंबर होगा इसका मतलब वो ऐसे नंबर है जो 3 and 5 दोनों से डिविजिबल है। तो इसका भी अगर सीरीज बनाएंगे तो सीरीज हमें क्या दिखाई देगा, इसका सीरीज भी हमें अगर दिखाई देगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए पहला नंबर आएगा 15, दूसरा क्या आएगा 30, फिर 45 आएगा, ऐसे ही चलेगा। इसका भी nth टर्म अगर निकालें तो दिस इज a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी का वैल्यू 15 है। तो दिस विल बी 15n हो जाएगा, है कि नहीं। नाउ सी हियर tn इज लेस देन इक्वल टू 1000। तो इसका मतलब 15n इज लेस देन और इक्वल टू 1000 होगा। तो यहाँ से n इज लेस देन और इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई ये 15 आएगा, है कि नहीं। अब देखिए 5 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, ये इधर आएगा 3 और ये इधर कितना आएगा 200 आएगा, है कि नहीं। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो नाउ सी हियर कि ये हो जाएगा n इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 66.67 आएगा। तो इस प्रकार से आप डिवाइड करके देख सकते हो, 200 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा 66.67 समथिंग आएगा। तो इसमें n का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n मैक्सिमम कितना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सर 66 होगा। 66 इंटू आप 15 करोगे तो बिल्कुल आपको ये समझ में आएगा
कि हाँ ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है 66 है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में एन मैक्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 66, यही आंसर होगा, है कि नहीं। नाउ इसका डी पार्ट में क्या बोला जा रहा था कि अब यहाँ पे पंगा करते हैं लोग। देखिए कई बार क्या होता है 3 और 5 पूछा है, डिविजिबल बाय 3 और 5, तो और 5 में क्या करते सीधा सीधा ऐड कर देते, नहीं 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स और 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स, बीच ऐसे भी तो कुछ नंबर है जो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल, मतलब एक ही नंबर को 2 बार तो नहीं काउंट करना है, एक ही नंबर को हमें 2 बार काउंट नहीं करना है, एक बार ही काउंट करना है। इज दैट क्लियर। तो सेट थ्योरी का एप्लीकेशन है ये। जैसे अगर हम बात करें 2 सेट मानते हैं, सेट ए इक्वल टू वैसे नंबर्स का सेट, मतलब सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 3, और सेट बी अगर मान ले कि सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 5, तो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो मतलब ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ऐसे नंबर्स का सेट जो या तो ए में हो या तो बी में हो, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ये बोलता है कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होगा, यही फॉर्मूला होता है सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो एन ए का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाई कितना है 3, तो 333 है, फिर दूसरा है 200, तो ये आ जाएगा दिस इज कितना है 333 प्लस ऑफ 200 माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का फीलिंग क्या है पहले, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए में भी हो ऐसे नंबर जो ए में भी हो और एंड बी में भी हो, मतलब दोनों से डिविजिबल हो, मतलब 15 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वैसे नंबर्स का संख्या कितना था 66 था। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लो, दिस इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। इसमें कोई समस्या परेशानी जैसी कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान सा बात है। बाकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर अच्छा होना चाहिए, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो चलिए बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अलग टाइप के प्रॉब्लम पे थोड़ा स्विच किया जाए। हाँ अब देखिए जैसे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट, हल्का सा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट की बात नहीं करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये है, एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि इफ a1, a2, a3, a4 up to an are the terms of an AP series, then prove that 1 by a1 into a2 plus 1 by a2 into a3 प्लस ऐसे ही चल रहा है 1 by an minus of 1 into an is equal to n minus of 1 upon this is a1 into an। बहुत ही सिंपल से बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। आप इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखिए कि क्या हम इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, सोच पा रहे हैं कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पा रहा है कि नहीं हमारे अंदर। अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, जो सीरीज गिवन है उसमें ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है, और क्या प्रूफ करना है उसमें भी ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। फिर हमें ऑब्जर्वेशन से एक डायरेक्शन मिलता है कि इस दिशा में हमें क्वेश्चन को आगे लेके चलना चाहिए, और फिर उस दिशा को अगर हम फॉलो करते हैं तो बच्चों बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर डालते हैं। सही बात है कि नहीं। तो चलिए आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए इसको करने का। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है। फिर बाकी हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए बैठे हैं, और हम देखेंगे कि क्या अप्रोच है, राइट अप्रोच क्या है, सही तरीका क्या है कि नहीं। तो वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट जरूर करिए, ठीक है बच्चों। तो हमें लग रहा है कि आपने अटेम्प्ट किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें LHS वाला जो टर्म है, तो LHS में अगर कॉमन डिफरेंस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 1 बाई डी, ये हो जाएगा डी बाई क्या हो जाएगा, दिस इज a1 इंटू a2 प्लस ये हो जाएगा डी बाई
दिस इज A2 इंटू A3 और ऐसे चलेगा, दिस इज डी बाई, ये क्या हो जाएगा, an माइनस ऑफ 1 इंटू an हो जाएगा, है कि नहीं। अब समझिए इसमें क्या है कि ये जो टर्म है 1/d और d का जो वैल्यू है ये हो जाएगा A2 माइनस ऑफ A1 अपॉन ये हो जाएगा A1 इंटू A2, फिर यहाँ पे ये क्या होगा A3 माइनस ऑफ A2 अपॉन दिस इज A2 इंटू A3, फिर ऐसे चलता जाएगा, फिर ये an माइनस ऑफ 1 अपॉन an माइनस 1 इंटू an हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ऐसा क्यों किया हमने, वाई, हमारे मन में ऐसा क्यों आया, पहला विचार तो यही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो गिवन था A1 इंटू A2 लगातार टर्म है, फिर A2 इंटू A3 ये भी एक लगातार टर्म है, तो लगातार टर्म्स में AP में तो कुछ संबंध होता है ना डिफरेंस का, तो हमने जानबूझ के कॉमन डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को इसी का डिफरेंस ऊपर यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका देखिए फायदा क्या है, तो 1/d, अब इसको सेपरेट करेंगे तो 1/A1 माइनस ऑफ 1/A2 हो जाएगा इस तरीके का, फिर अगला 1/A2 माइनस ऑफ 1/A3 ऐसे ही चलेगा, तो 1/an माइनस ऑफ 1 माइनस 1/an इस तरीके से आएगा। हाँ तो बच्चों अब यहाँ पे अगर देखें तो इससे फायदा क्या मिल रहा है, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है, इसका पिछला मतलब इसका अगला टर्म है, इसका इस पूरे टर्म को अगर देखें तो इसका पिछला टर्म है, फिर सिमिलरली ये अपने अगले से कैंसिल होगा, फिर लास्ट में अगर देखें तो कौन सा कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और पूरे टर्म में ये पहला टर्म और उधर का लास्ट टर्म बच रहा है, तो दिस विल बी नथिंग बट 1/d, और एलसीएम अगर ले लेंगे तो दिस इज an माइनस ऑफ A1 अपॉन में A1 इंटू an हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे 1/d, अब nth टर्म का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो दिस विल बी A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ A1 अपॉन नीचे हो जाएगा A1 इंटू an हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से A1 और A1 कैंसिल आउट हो गया, अब इस d से ये d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी नथिंग बट n माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा A1 इंटू दिस इज A1 इंटू an आ जाएगा, है कि नहीं। और हमें लग रहा है कि यही प्रूव करने के लिए बोला गया था, देखिए प्रूव हो गया क्या। तो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम जरूर था, लेकिन बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, एंड हमें लग रहा है कि ये अप्रोचेबल था, इसको हम अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम, ये एक सम है, इस तरीके से लिखा 1/√1 प्लस √3 प्लस 1 दिस इज √3 प्लस ऑफ √5, ऐसे करके 1/√5 प्लस ऑफ √7, और ऐसे ये चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 1 दिस इज चल रहा है 1/√ऑफ दिस इज 99 प्लस 1/√ऑफ दिस इज 100/01। ये एक सीरीज लिखा हुआ है, इसका सम निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यहीं पे एंड हो जा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, इसको ऑब्जर्व करिए, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, टफ प्रॉब्लम नहीं है, एंड हमें लग रहा है कि आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करके आंसर दे दोगे। चलिए आप सभी लोग एक बार ट्राई करिए, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, हो जाता है तो ठीक बात है, नहीं होता है तो फिर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो एक बार बच्चों आप अटेम्प्ट करिए। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये देखिए क्या है कि इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होगा। कारण ये है क्योंकि नीचे में रूट टर्म है और उसमें कुछ पैटर्न है, पैटर्न को पहले ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए हमें कि क्या है एक्चुअली इसमें। 1 3 फिर 3 5 5 7 99 100 01, तो ये लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, डिफरेंस 2 है, और यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एपी जैसा थोड़ा फीलिंग आ रहा है, एग्जैक्ट एपी नहीं है, मतलब इसका रूट हटा के अगर बात करें तो थोड़ा सा फीलिंग ऐसी इस टाइप का आ रहा है। बस इसको रेशलाइज अगर कर ले पहले वाले टर्म को,
तो इसका कॉन्जुगेट √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे हो जाएगा √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे भी √5 माइनस ऑफ √3 और नीचे यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 माइनस ऑफ √5 और फिर नीचे यहाँ पे भी 2 आएगा, और फिर यहाँ पे 100 माइनस ऑफ √99 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब इसमें अगर देखें ध्यानपूर्वक, तो 1/2 अगर बाहर ले ले तो दिस इज √3 - 1, फिर अगला √5 माइनस ऑफ √3 है, फिर ऐसे ही करके √7 माइनस ऑफ क्या है ये √5 है, फिर ऐसे चल रहा है, ये √100 माइनस √99 है। अब देखिए ध्यान से, क्या कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहा है आगे पीछे? हाँ सर, कैंसिल आउट हो रहा है, ये इसके अगले से कैंसिल हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर ये टर्म इसके अगले से कैंसिल हो रहा है, तो लास्ट में भी क्या होगा, ये टर्म कैंसिल होगा, बचेगा ये फर्स्ट, ये भी कैंसिल हो चुका होगा अगले से, तो फर्स्ट और ये लास्ट टर्म, तो आंसर आएगा 1/2 टाइम्स दिस इज 101 माइनस ऑफ 1/2। तो दिस विल बी द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? समस्या है क्या इसमें? इस टाइप के तमाम क्वेश्चन जो बनेंगे सबको हमें इसी अप्रोच से सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें कुछ और भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये इफ pth qth फिर कॉमा एंड rth term of an AP are respectively A, B and C, A, B, A, B and C, then prove that first term is that A times of Q minus of R plus B times of this is R minus of P plus C times of P minus of Q this is equal to 0। एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए करने का कि हाउ दिस प्रॉब्लम विल बी डेल्ट, कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है क्या? तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, कोशिश करिए इसका आंसर देने का। बहुत ही आसान सा एक प्रॉब्लम है। बोला जा रहा है pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी आर रेस्पेक्टिवली a, b, c है, a b c 3 नंबर दिया हुआ है, देन प्रूव करना है a टाइम्स q माइनस r, b टाइम्स r माइनस p, c टाइम्स ऑफ p माइनस q दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो मान लेते हैं कि जो एपी सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म नहीं पता है कि नहीं, तो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू मान लेते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए क्योंकि इसमें ऑलरेडी यूज हो रहा है, एंड कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस सी डी इक्वल टू कैपिटल डी मान लेते हैं, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, दोनों को हमने कैपिटल में रख लिया है। अब पीएथ टर्म अगर लिखेंगे तो टीपी इक्वल टू क्या होगा, टीपी इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस दिस इज पी माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इक्वल टू ए के इक्वल है। सिमिलरली टी क्यू इक्वल टू क्या है, दिस इज ए प्लस क्यू माइनस ऑफ 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू बी है, एंड सिमिलरली टी आर इक्वल टू क्या है, ए प्लस दिस इज आर माइनस ऑफ 1 इंटू डी इक्वल टू ये सी है कि नहीं। अब यहाँ पे समझ के देखिए, दिस इज क्यू माइनस ऑफ आर का टर्म यहाँ पे बन रहा है, तो क्यू माइनस आर आएगा कैसे, है कि नहीं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है और ये मान लेते हैं थर्ड है, तो क्यू माइनस आर आएगा कैसे सर, सेकंड और थर्ड को माइनस करने से आएगा, तो चलिए माइनस कर देते हैं दोनों को, सेकंड माइनस थर्ड, तो सेकंड माइनस थर्ड अगर करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, तो दिस इज ए से कैंसिल होगा, ये हो जाए क्यू माइनस ऑफ आर इंटू डी, दिस विल बी क्यू माइनस ऑफ आर इंटू डी, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, b माइनस ऑफ सी हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से आएगा दिस इज q माइनस ऑफ r इक्वल टू b माइनस सी बाई डी होगा, है कि नहीं। नाउ अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, r माइनस पी चाहिए, तो r माइनस पी ये थर्ड माइनस फर्स्ट करने से आएगा, तो थर्ड माइनस ऑफ फर्स्ट कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा r माइनस ऑफ p इंटू डी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c माइनस ऑफ a, तो c माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से r माइनस ऑफ p इक्वल टू आ गया दिस इज c माइनस ऑफ a अपॉन कैपिटल D हो गया। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अब यहाँ p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू मतलब फर्स्ट और सेकंड को माइनस करने से आएगा, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट माइनस सेकंड दैट इज p माइनस ऑफ q इंटू डी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस ऑफ b आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से p माइनस ऑफ q इक्वल टू हो जाएगा a माइनस ऑफ b अपॉन में कैपिटल D होगा, है कि नहीं? अब यहाँ से देखिए तीन टर्म है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब इस तीनों का इस्तेमाल अगर करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे अगर रखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे रखें तो हमारे पास सारा का सारा कैलकुलेशंस दिखने लग जाएगा। अब कैलकुलेशंस दिखने लग जाए किस तरीके का, चलिए देखते हैं। तो जो वैल्यूज हमें निकालना था एक बार हम फिर लिखते हैं और फिर वैल्यू पुटअप करते हैं। तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था किसका वैल्यू है, दैट इज a टाइम्स q माइनस ऑफ r प्लस b टाइम्स ऑफ दिस इज r माइनस ऑफ p प्लस c टाइम्स ऑफ p माइनस ऑफ q, इसी का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे देखिए ये a टाइम्स ऑफ q माइनस ऑफ r दैट इज b माइनस c बाई d हो जाएगा, सही है। फिर b टाइम्स ऑफ r माइनस p, तो c माइनस ऑफ a अपॉन d प्लस c टाइम्स ऑफ p माइनस ऑफ q, तो a माइनस बी अपॉन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ऊपर कैलकुलेशन में देखें तो ए बी माइनस ऑफ ए सी प्लस बी सी माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ ए सी माइनस ऑफ बी सी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज डी हो जाएगा, है कि नहीं? ए बी से ए बी कैंसिल होगा, ए सी से ए सी, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज जीरो अपॉन डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सही बात है क्या? तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर लिया है। और बाकी और भी कई सारे इसमें टर्म्स बनते हैं, कई सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम करें, जैसे सिंपल सा एक प्रॉब्लम और अटेम्प्ट करें। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम पे प्रोसीड करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे अगर कोई एक एपी सीरीज है तो वो कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, कब कांस्टेंट रहेगा, वो समझिए बात को। तो फॉर एनी एपी सीरीज, for any AP series इसका nth टर्म क्या होता है, Tn इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो तीन बातें इसमें डी के ऊपर तीन बातें हम कर सकते हैं, है ना? तो डी का देखिए, डी का जो वैल्यू है, जैसे अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो ये जो एपी सीरीज होगा ये इंक्रीजिंग होगा, सही है। और डी इक्वल टू अगर बात करते हैं डी लेस देन जीरो है, तो इस केस में डिक्रीजिंग एपी सीरीज बनता है। और इस केस में जैसे डी इक्वल टू जीरो है तो ये सीरीज कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, ये कभी इसका टर्म नहीं बढ़ेगा। आप समझिए इसमें ये इंक्रीजिंग एपी सीरीज का मतलब क्या है, इंक्रीज कैसे करता है सर? तो देखिए इंक्रीज कैसे करेगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक एपी सीरीज है, जैसे मान लेते हैं हम कहीं से स्टार्ट हुआ, -3 से स्टार्ट हुआ और कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें ऐड करते जाएंगे 1 1, तो ये क्या होगा, अगला टर्म जो मिलेगा दैट इज कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, फिर -1 0 1, तो ये टर्म आगे बढ़ता ही जाएगा। और डिक्रीजिंग में अगर मानते हैं कि कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू -1 ले लेते हैं और सीरीज यहीं से स्टार्ट हुआ -3, तो इसका अगला टर्म क्या होगा, -1 इसमें ऐड करेंगे तो -4 होगा, फिर -5 आएगा, फिर क्या आएगा और फिर -6 आएगा। तो ये टर्म आप देखिए यहाँ पे घटते जा रहा है। फिर अगर कांस्टेंट की तरफ बात करें तो इस केस में जैसे डी का वैल्यू 0 ले लेते हैं और वही टर्म है जैसे -3 है, तो अगला भी -3, फिर -3, फिर -3, तो इसी टाइप का टर्म मिलता जाएगा। टर्म कांस्टेंट होंगे, सारे टर्म सेम होंगे। तो ये हो गया एक्चुअली थोड़ा सा एक एनालिसिस इंक्रीजिंग एपी सीरीज, डिक्रीजिंग और ये कांस्टेंट एपी सीरीज का, है कि नहीं? इस पे एकदम छोटा सा एक प्रॉब्लम छोटा ऐसे देखते हैं, नॉर्मल सा एक प्रॉब्लम हम करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये है कि फॉर एपी सीरीज
फॉर एन एपी सीरीज, एक एपी सीरीज के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, इफ फर्स्ट टर्म इज मान लो इस तरीके से दिया है 23/3 है कि नहीं, एंड d इक्वल टू दे दिया है, मान लो सपोज दैट इस तरीके से दे दिया है, मान लो -7/8 है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस दे दिया है, फर्स्ट टर्म इज इतना एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -7/8 है। देन फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ सीरीज, ऑफ एपी। इस दिस सीरीज का पहला निगेटिव टर्म क्या होगा ये निकालना है। क्यों निगेटिव टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निगेटिव में दिया है, तो ये सीरीज क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। पहले फर्स्ट टर्म अगर 23/3 है तो अगला टर्म क्या होगा, 23/3 -7/8 घटेगा, फिर अगला टर्म a+2d, तो ऐसे घटता घटता जाएगा। तो पहली बार जो निगेटिव टर्म हमें दिखाई देगा वो हमें फाइंड आउट करना है कि which is the first negative term of this series। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक बात है क्या। तो इसका सॉल्यूशन देखें अगर बच्चों तो क्या होगा, इसका tn निकालते हैं। सबसे पहले tn अगर निकालेंगे तो tn क्या होगा, दिस इज a+n-1 इंटू डी होगा, है कि नहीं। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है 23/3 प्लस दिस इज n-1, कॉमन डिफरेंस इज -7/8, यही है। तो tn अगर हम लेस देन सॉल्व करते हैं, tn इज ऐसा हो सकता है लेस देन और इक्वल टू 0, हो सकता है कोई टर्म क्या हो, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, तो ये क्या आएगा, दिस इज 23/3 प्लस n माइनस टाइम्स कर देते हैं -7/8 टाइम्स ऑफ दिस इज n-1 लेस देन और इक्वल टू 0। एलसीएम अगर लेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इज 23/3, चाहे इसको अगर उस तरह भेज दे, ये हो जाएगा 7/8 टाइम्स ऑफ n-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 23/3 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से आएगा n-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 23 इंटू 8/3 इंटू 21 होगा। देखिए कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, सिंपल सा है, 8 को उधर भेज दिया, 23 इंटू 8, 7 से इधर डिवाइड 7 इंटू 3 दैट इज 21 आ गया। ये अपना कैलकुलेशन है। तो इसका मतलब ये जो n का वैल्यू आएगा यहाँ से, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस ये आएगा 23 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 21 आएगा। इज दैट क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट हियर, कैसे सॉल्व किया जाए। तो 23 इंटू 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद 21 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें n का आइडिया लगेगा। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। तो इसको इस तरीके से अगर लिख ले तो थोड़ा सा सही दिखेगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 21 प्लस 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 21 से इसमें डिवाइड कर देते हैं अलग से। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 2/21 इंटू 8, तो ये 8 को अंदर भेज देंगे तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 8 प्लस 16/21। अब 16/21 इज अ फ्रैक्शनल नंबर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 इज 9, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस 16/21। तो अब n क्या है यहाँ पे, n जो होता है tn में nth टर्म यहाँ पे n नेचुरल नंबर होता है कि नहीं। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसका तो पहला नेचुरल नंबर क्या होगा, n का वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 9 पॉइंट समथिंग से जस्ट ग्रेटर अगला नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे n मिनिमम का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, मतलब 10th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इज दैट क्लियर। आप यहाँ पे रख के देखिए, कैलकुलेशन में समझ में आएगा कि यहाँ पे n का वैल्यू जैसे हम 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 दैट इज 63/8 और फिर ये कितना है 23/3 है, तो ये निगेटिव आएगा वैल्यू, है कि नहीं। आप जैसे 9 रखेंगे ना
तो 9 पे ये नहीं आएगा। देखिए आप ध्यान से, 9 अगर रखेंगे तो 9 इंटू 7 दैट इज 63/8 आएगा। तो 63/8 और फिर आप कैलकुलेशन करके देखिए ये इधर जाएगा, इधर फिर आपको पता चलेगा कि दिस होल ऑफ द वैल्यू इज नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब T10 इज द फर्स्ट नेगेटिव नंबर। T10 इज द फर्स्ट नेगेटिव नंबर। ये पहला नेगेटिव, इसका नेगेटिव नंबर क्या होगा? 10वां टर्म। और 10वां टर्म तो निकाल ही सकते हो आप, है कि नहीं? तो ये बाकी कैलकुलेशंस हैं और कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन करिए और समझ में आएगा निकल के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है क्या? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? तो चलिए बच्चों, बाकी हम और भी कई सारी बातें अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, आप रिवाइज करके आइए, क्वेश्चन लगाइए, मेहनत करिए, नोट्स बनाइएगा, लेकिन जरूर नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो क्लास में करवाए जाते हैं दैट आर वेरी वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड होता है। इज दैट क्लियर? तो ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, टेक केयर।